आज अगर आप लंदन जाएं, जो दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, और वहां किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई करें, तो जमीन के 10 से 15 फीट नीचे आपको एक अजीब सी चीज मिलेगी। वहां मिट्टी नहीं है, वहां पत्थर नहीं है, वहां एक लाल रंग की राख यानी रेड ऐश की मोटी परत है। इस राख में पिघला हुआ कांच है, जली हुई ईंटें हैं और जले हुए इंसानी हड्डियों के टुकड़े हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इसे कहते हैं द बूडिकन डिस्ट्रक्शन होराइजन। ये राख कोई मामूली राख नहीं है। ये निशान है उस आग का जो आज से करीब 2000 साल पहले लगाई गई थी। एक ऐसी आग जिसने लंदन को मैप से मिटा दिया था। एक ऐसी आग जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर द रोमन एम्पायर को घुटनों पर ला दिया था। और ये आग किसी फौज ने नहीं, किसी राजा ने नहीं, बल्कि एक माँ ने लगाई थी। एक ऐसी माँ जिसे रोम ने इतना दर्द दिया, इतना जलील किया कि वो माँ से मौत की देवी बन गई। उसका नाम सुनकर रोमन सोल्जर्स जो दुनिया जीत चुके थे, उनके हाथ कांपने लगते थे। एम्परर नीरो, जो अपने पागलपन के लिए मशहूर था, वो भी इस औरत के डर से ब्रिटेन छोड़ने का प्लान बना रहा था। उसका नाम था बूडिका, द वॉरियर क्वीन ऑफ द आइसनी। लेकिन दोस्तों, बूडिका की कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। ये कहानी है सिस्टमैटिक ऑपरेशन की। कैसे एक सुपर पावर यानी रोम जब किसी कमजोर देश को सिविलाइज करने आती है, तो वो सिर्फ जमीन नहीं हड़पती, वो उनकी आत्मा को कुचलती है। हम आज टैसिटस और कैसियस डियो की किताबों को खोलेंगे और उस दर्दनाक सच को बाहर लाएंगे जिसे रोम ने छुपाने की कोशिश की। Welcome to the story of The Woman Who Burned Rome. Act 1. The Golden Cage. Context: AD 43 से AD 60। कहानी शुरू होती है AD 60 में। ब्रिटेन, इंग्लैंड। उस वक्त ब्रिटेन कोई सिविलाइज देश नहीं था। वो जंगलों, दलदलों और अलग-अलग कबीलों का देश था। वहाँ के लोग केल्ट्स, नेचर की पूजा करते थे। वो अपने चेहरों पर नीला रंग यानी वोड लगाते थे। इन ट्राइब्स में से एक ट्राइब थी आइसनी। ये लोग आज के नॉरफोक, ईस्ट इंग्लैंड में रहते थे। ये लोग घोड़े पालते थे, सोना पहनते थे यानी कि टॉर्क्स, और शांति से रहते थे। आइसनी का राजा था प्रसूतिगस। प्रसूतिगस एक समझदार लेकिन मजबूर इंसान था। रोम ने ब्रिटेन पर हमला कर दिया था AD 43 में एम्परर क्लॉडियस के अंडर। ज्यादातर ट्राइब्स लड़कर मर गई थी, लेकिन प्रसूतिगस ने रोम के साथ एक डील की थी। क्लाइंट किंग, मतलब मैं रोम का दोस्त हूं, मैं तुम्हें टैक्स दूंगा, बदले में तुम मुझे मेरे लोगों पर राज करने दोगे। ये एक गोल्डन केज था, सोने का पिंजरा। प्रसूतेगस खुश नहीं था, लेकिन वो अपने लोगों को जिंदा रखना चाहता था। उसकी बीवी थी बूडिका। कैसियस डियो उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। वो बहुत लंबी थीं, उनकी आंखें खतरनाक, फियर्स थीं। उनकी आवाज़ मर्दों जैसी भारी यानी हार्श थी। उनके बाल घुटनों तक लंबे और आग जैसे लाल, टाउनी थे। वो गले में सोने का बड़ा हार यानी टॉर्क पहनती थीं। बूटिका सिर्फ एक रानी नहीं थी। केल्टिक कल्चर में औरतें भी वॉरियर्स होती थीं। वो प्रसूतिगस के साथ बराबर की हिस्सेदार थीं। उनकी 2 बेटियां थीं। नाम हिस्ट्री में नहीं है, हम उन्हें सिर्फ द डॉटर्स कहेंगे। प्रसूतिगस जानता था कि रोम लालची है। उसे डर था कि उसके मरने के बाद रोम उसके परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए मरने से पहले प्रसूतिगस ने एक विल लिखी, एक वसीयत लिखी, जो उसने सोचा था कि उसके परिवार को बचाएगी। उसने लिखा कि मेरा आधा राज्य रोम के एम्परर नीरो को मिलेगा और बाकी आधा मेरी बेटियों को मिलेगा। प्रसूतिगस ने सोचा, मैंने एम्परर को आधा दे दिया तो वो खुश हो जाएगा और मेरी बेटियों को छोड़ देगा। बहुत बड़ी गलती। प्रसूतिगस भूल गया था कि रोम पार्टनर्स नहीं बनाता, रोम सिर्फ स्लेव्स बनाता है। एक्ट 2, द अल्टीमेट वायलेशन, द ट्रिगर। AD 60। प्रसूतिगस की मौत हो गई। अब आइसनी ट्राइब कमजोर थी। रानी अकेली थी। 2 जवान बेटियां थीं। रोम का गवर्नर सुटोनियस पॉलिनस दूर वेल्स में ड्रूइड्स को मारने में बिजी था। ईस्ट में रोम का इंचार्ज था कैटस डेकानियस यानी प्रोक्यूरेटर। ये आदमी ग्रीडी था, उसे सिर्फ पैसा दिखता था। जैसे ही प्रसूतिगस मरा, डेकानियस ने अपनी आर्मी यानी वेटरन्स एंड स्लेव्स को आइसनी के महल में भेजा। टैसिटस लिखते हैं कि जब रोमन्स वहां पहुंचे तो उन्होंने विल पढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, एम्परर आधा नहीं लेता, एम्परर सब कुछ लेता है।
उन्होंने आइसिनी नोबल्स को घरों से निकाल दिया, उनकी जमीन छीन ली। बूडिका ने विरोध किया। उसने कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, गुलाम नहीं। और तब डेकानियस ने वो ऑर्डर दिया जिसने हिस्ट्री बदल दी। उसने ऑर्डर दिया कि बूडिका को, एक रानी को, सबके सामने, उसके अपने लोगों के सामने कपड़े उतारकर कोड़े मारे जाएं। इमेजिन कीजिए वो सीन। एक रानी जिसे लोग देवी मानते थे, वो जमीन पर पड़ी है, उसकी पीठ से खून बह रहा है। रोमन सोल्जर्स हंस रहे हैं। लेकिन ये बस शुरुआत थी। रोम चाहता था कि आइसिनी की लाइनियज यानी वंश खत्म हो जाए। बूडिका की आंखों के सामने रोमन सोल्जर्स ने उसकी दोनों जवान बेटियों को पकड़ा और उनका रेप किया, बारी बारी से, सबके सामने, ताकि ये मैसेज जाए कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारे शरीर पर भी हमारा हक है। टैसिटस लिखते हैं, किंगडम एंड हाउस होल्ड अलाइक व प्लंडर्ड लाइक प्राइजेस ऑफ वॉर। राज्य और घर दोनों को जंग के इनाम की तरह लूटा गया। जब वो सोल्जर्स चले गए तो वहां जमीन पर पड़ी वो औरत अब रानी नहीं थी, वो अब इंसान भी नहीं थी। उस रात बूढ़िका मर गई और उसके शरीर में अंड्रास्टे यानी द गॉडेस ऑफ विक्ट्री एंड वॉर ने जन्म लिया। उसने अपनी रोती हुई बेटियों को गले नहीं लगाया, उसने उनकी आंखों में देखा और कहा, इस खून का हिसाब खून से होगा। एक्ट 3, द गैदरिंग ऑफ द स्टॉर्म। बूडिका ने चुपचाप काम शुरू किया। वो जानती थी कि रोम पावरफुल है, सीधा लड़ना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन रोम की एक कमजोरी थी, ओवर कॉन्फिडेंस। गवर्नर पॉलिनस दूर था, डेकानियस लापरवाह था। बूडिका ने चुपके से दूसरी ट्राइब से कांटेक्ट किया, खासकर ट्रिनोवैंटेज। ये लोग कैम्युलाडोनम यानी कोलचेस्टर में रहते थे। ट्रिनोवैंटेज रोम से नफरत करते थे। रोमन्स ने उनकी जमीन छीनकर वहां अपने रिटायर्ड सोल्जर्स को बसा दिया था। वो सोल्जर्स ट्रिनोवैंटेस को कैप्टिव्स और स्लेव्स बुलाते थे। बूडिका ने उन्हें मैसेज भेजा, क्या तुम गुलाम बनकर मरना चाहते हो या आजाद होकर जीना? लोग जुड़ने लगे। किसान, लोहार, औरतें, बच्चे। ये कोई ट्रेन्ड आर्मी नहीं थी। इनके पास तलवारें नहीं थीं, आर्मर नहीं था। इनके पास खेती के औजार थे, कुल्हाड़ियां थीं और दिलों में नफरत की आग थी। कैसियस डियो कहते हैं कि बूडिका ने 1,20,000 लोग इकट्ठा कर लिए। एक छिपा हुआ तूफान। मीटिंग पॉइंट, एक घना जंगल। बूडिका एक मिट्टी के टीले यानी माउंट पर खड़ी हुई। हाथ में एक भाला था। उसने खरगोश को अपने गाउन के अंदर से निकाला और उसे आजाद किया। केल्स मानते थे कि जानवर फ्यूचर बताते हैं। खरगोश जिस दिशा में भागा वो जीत की दिशा थी। बूडिका ने चिल्लाकर कहा, हम रोमन्स की तरह पत्थर के घरों में नहीं रहते। हम नंगे रहते हैं लेकिन आजाद हैं। आज हम उन्हें दिखाएंगे कि उन्होंने किससे दुश्मनी की है। भीड़ ने रोर किया। उनका पहला टारगेट कैम्युलाडोनम यानी कोलचेस्टर, ब्रिटेन का कैपिटल, रोमन पावर का सिंबल। वहां कोई दीवार नहीं थी, क्योंकि रोमन्स को लगता था ये जंगली हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे करेंगे। एक्ट 4, द स्लॉटर ऑफ कैम्युलाडोनम। बूडिका की आर्मी 1,00,000 लोग कोलचेस्टर की तरफ बढ़े। वहां के रोमन्स को अजीब सिग्नल्स मिल रहे थे। टैसिटस लिखते हैं, मूर्तियां अपने आप गिर रही थीं, औरतों को अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, समुद्र का रंग खून जैसा लाल हो गया था। ये मास हिस्टीरिया था, डर। जब बूडिका की आर्मी शहर के बाहर पहुंची तो रोमन्स को यकीन नहीं हुआ। लोगों का एक समुंदर चला आ रहा था। रोमन्स ने डिकानियस से मदद मांगी, लेकिन डिकानियस ने क्या भेजा? सिर्फ 200 सोल्जर्स, वो भी बिना हथियारों के। उसे लगा ये छोटा मोटा दंगा है। बूडिका की आर्मी शहर पर टूट पड़ी। ये जंग नहीं थी, ये मैसेकर था। इसैनी लोगों ने हर रोमन को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, मार दिया। उन्होंने उन्हें काट दिया, जला दिया, सूली पर लटका दिया। घरों को आग लगा दी गई। जो रोमन्स बचे वो टेम्पल ऑफ क्लॉडियस में छुप गए। ये एक बड़ा पत्थर का मंदिर था। बौडिका के लोगों ने मंदिर को घेर लिया। 2 दिन तक रोमन्स अंदर बैठे मौत का इंतजार करते रहे। बाहर बौडिका खड़ी थी। उसने ऑर्डर दिया, जला दो। मंदिर को आग लगा दी गई। अंदर बैठे लोग जिंदा जल गए। उनकी चीखें बौडिका के लिए संगीत यानी म्यूजिक थी। पूरा शहर राख बन गया। आज भी कोलचेस्टर में जमीन खोदो तो वहां वो बौडिकन लेयर मिलती है। जब कैटस डेसियानस, जिसने बौडिका को कोड़े मरवाए थे, ने ये सुना तो वो डर के मारे ब्रिटेन छोड़कर भाग गया।
गॉल भाग गया। बोडेका ने अपने पहले दुश्मन को बिना मारे ही हरा दिया था। लेकिन अभी मेन विलन बाकी था, सुटोनियस पॉलिनस। वो वापस आ रहा था अपनी लीजन के साथ, और बोडेका का अगला टारगेट था एक ट्रेडिंग टाउन जिसका नाम था लंडेनियम, यानी लंदन। एक्ट 5, द कैलकुलेटेड सैक्रिफाइस, लंदन टूम। लोकेशन, लंडेनियम, लंदन। ईयर, AD 60। जब बोडेका कुलचेस्टर को जला रही थी, तब रोम का गवर्नर सुटोनियस पॉलिनस अपने घोड़े को फुल स्पीड में दौड़ाकर लंदन पहुंचा। उसके पास उसकी पूरी आर्मी नहीं थी। उसकी मेन लीजन, लीजियो 14 जेमिना, अभी भी रास्ते में थी। पॉलिनस लंदन पहुंचा और उसने देखा कि ये शहर रोम का कमर्शियल हब है। यहाँ मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, फैमिलीज थे। लंदन के लोग पॉलिनस के पैरों में गिर गए। हमें बचा लीजिए, वो औरत आ रही है, वो हम सबको मार देगी। पॉलिनस एक ठंडा, बेरहम मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने कैलकुलेशन किया, अगर वो लंदन को बचाने के लिए रुकता है तो उसकी छोटी सी आर्मी बोडेका के 1 लाख लोगों के सामने कुचल दी जाएगी, और अगर आर्मी खत्म हो गई तो पूरा ब्रिटेन हाथ से निकल जाएगा। टैसिटस, रोमन हिस्टोरियन, ने पॉलिनस के उस फैसले को एक लाइन में लिखा है जो आज भी पॉलिटिशियंस और जनरल्स पढ़ते हैं। ही रिजॉल्व्ड टू सेव द प्रोविंस बाय द सैक्रिफाइस ऑफ अ सिंगल सिटी। उसने पूरे स्टेट को बचाने के लिए एक शहर की बलि चढ़ा दी। पॉलिनस ने ऑर्डर दिया, मूव आउट। लंदन के लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। औरतें अपने बच्चों को लेकर उसके घोड़े के पीछे भागी, लेकिन पॉलिनस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ उन्हें अपने साथ आने दिया जो चल सकते थे। बूढ़े, बीमार और वो लोग जो अपनी दुकान छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें पॉलिनस ने मौत के मुंह में छोड़ दिया। लंदन अब खुला था, सुरक्षा के बिना, और हॉराइजन पर बोडेका की आर्मी का धुआं दिखने लगा था। एक्ट 6, द ग्रूव ऑफ एंड्रस्टे, द हॉरर ऑफ लंदन। जब बोडेका लंदन पहुंची तो वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, वहां सिर्फ शिकार था। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब लंदन की खुदाई की तो उन्हें मिला कि आग का तापमान, यानी टेम्परेचर, 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये नॉर्मल आग का टेम्परेचर नहीं होता। ये तब होता है जब बिल्डिंग्स के अंदर फर्नेस जैसा माहौल बन जाए। मिट्टी के बर्तन पिघलकर कांच बन गए थे। बोडेका ने लंदन को सिर्फ जलाया नहीं, उसने लंदन को नरक बना दिया। लेकिन असली हॉरर वो नहीं था जो बिल्डिंग्स के साथ हुआ। असली हॉरर वो था जो लोगों के साथ हुआ। कैसियस डियो बुक 62 में एक ऐसा डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसे पढ़कर किसी का भी दिल बैठ जाए। ये रोमन प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि रोमन्स बोडेका से कितना डरते थे। डियो लिखते हैं कि बोडेका ने रोमन नोबल विमेन, यानी अमीर औरतों को पकड़ा। उन्होंने उन्हें ग्रूव ऑफ एंड्रस्टे, देवी के जंगल में ले गए। वहां उन्होंने उन औरतों के ब्रेस्ट्स, यानी स्तन, काट दिए और उन्हें उन्हीं के मुंह में सिल, यानी स्यू कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो अपना ही शरीर खा रही हैं। फिर उन्होंने उन्हें शार्प स्टिक्स, यानी स्पाइक्स पर लेंथ फाइज घुसा दिया। बोडिका के लोग जश्न मना रहे थे, रिलीजियस फीस्ट कर रहे थे। आप सोचेंगे इतनी क्रूएल्टी क्यों? क्योंकि ये प्रतिशोध था, रिवेंज। जो उनकी रानी के साथ हुआ, जो उनकी बेटियों के साथ हुआ, रेप, जो उनके लोगों के साथ हुआ, ये उसका 100 गुना वापस किया जा रहा था। सेल्स मानते थे कि दुश्मन को जितना दर्द दोगे, एंड्रस्टे उतनी खुश होंगी। एक तरफ इमोशन था, दूसरी तरफ मशीन थी। और जब इमोशन और मशीन टकराते हैं तो अक्सर मशीन जीतती है। एक्ट 10, द बैटल ऑफ वॉटलिंग स्ट्रीट। लड़ाई शुरू हुई। बोडिका की आर्मी, हजारों की भीड़, शोर मचाते हुए, दौड़ते हुए उस संकरी घाटी गॉर्ज की तरफ भागी। रोमन्स हिले नहीं, वो मूर्तियों की तरह खड़े रहे। जब केल्ट्स बिल्कुल पास आ गए, रेंज में आ गए, पॉलिनस ने सिग्नल दिया, थ्रो।
हजारों पीलम रोमन जैवलिन्स हवा में उड़े। ये भाले ऐसे डिजाइन किए गए थे कि ये शील्ड को भेद कर दें और मुड़ जाएं। केल्ट्स की शील्ड्स बेकार हो गईं, वो अटक गए। इससे पहले कि वो संभलते, रोमन्स ने अपनी फॉर्मेशन बनाई, वेज फॉर्मेशन टिकोना। वो एक टैंक की तरह आगे बढ़े। रोमन्स केल्ट्स के अंदर घुस गए। रोमन सोल्जर की टेक्निक सिंपल थी, शील्ड से मुंह पर मारो और छोटी तलवार ग्लैडियस से पेट में स्टैब करो। केल्ट्स के पास लंबी तलवारें थी जिन्हें घुमाने के लिए जगह चाहिए थी। उस संकरी जगह में वो अपनी तलवार घुमा ही नहीं पाए। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। भीड़ उनकी दुश्मन बन गई। रोमन्स आगे बढ़ते गए, काटते गए। केल्ट्स ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे क्या था? वैगन्स, वो गाड़ियां जो वो तमाशा देखने के लिए लाए थे। वो वैगन्स अब दीवार बन गई थीं। भागने का रास्ता बंद था। आगे रोमन तलवारें थीं, पीछे अपनी ही गाड़ियां थीं। पैनिक। और फिर मैसेकर शुरू हुआ। टैसिटस लिखते हैं, रोमन्स डिड नॉट स्पेयर इवन द विमेन। बैगेज एनिमल्स टू, पियर्स्ड विद डार्ट्स, स्वेल्ड द हीप्स ऑफ डेड। रोमन्स ने औरतों को भी नहीं छोड़ा, जानवरों को भी नहीं छोड़ा। उस दिन एक ही मैदान में 80,000 ब्रिटन्स मारे गए। जमीन लाशों से पट गई थी। रोमन्स के सिर्फ 400 सोल्जर्स मरे। डिसिप्लिन ने पैशन को हरा दिया था। एक्ट 11, द एंड ऑफ द क्वीन। बुलिका बच निकली, लेकिन वो जानती थी कि सब खत्म हो चुका है। उसका सपना, उसका बदला, उसके लोग, सब राख हो गए हैं। अब सिर्फ एक चीज बची थी, रोम के हाथ ना आना। वो जानती थी कि अगर पॉलिनस ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे पिंजरे में बंद करके रोम की सड़कों पर घुमाएगा। ट्रायम्फ। वो अपनी बेटियों को दोबारा जलील होते नहीं देख सकती थी। टैसिटस कहते हैं, शी एंडेड हर लाइफ बाय पॉइजन। कैसियस डियो कहते हैं कि वो बीमार होकर मरी, लेकिन ज्यादा रिलायबल ये है कि उसने जहर पिया, अपनी दोनों बेटियों के साथ। एक आखिरी बार उन्हें गले लगाया होगा, और रोम को अपनी जीत का आखिरी सेटिस्फैक्शन नहीं दिया। पॉलिनस जीत गया, लेकिन ब्रिटेन तबाह हो चुका था। बुडिका ने रोम को एक ऐसा जख्म दिया था जो कभी नहीं भरा। आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि लंदन को दोबारा बनने में 100 साल लग गए। बुडिका की वजह से रोम को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। नीरो ने पॉलिनस को वापस बुला लिया, क्योंकि वो बहुत क्रूअल था, और एक सॉफ्ट गवर्नर भेजा। रोम समझ गया था कि ब्रिटेन्स को गुलाम बनाकर नहीं, दोस्त बनाकर रखना होगा। कंक्लूजन, द शून्य टेकअवेज। टोमाइरिस जीत गई थी, बुडिका हार गई, लेकिन हिस्ट्री में दोनों का नाम बराबर इज्जत से लिया जाता है। क्यों? बुडिका की कहानी हमें आज क्या सिखाती है? लेसन 1, पुश समवन टू फार एंड यू क्रिएट अ मॉन्स्टर। रोम ने सोचा वो बुडिका को बेइज्जत करके तोड़ देंगे। उन्होंने गलती की। जब आप किसी से उसकी डिग्निटी, आत्मसम्मान छीन लेते हो, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो सबसे खतरनाक होता है। टेररिज्म हो या रिबेलियन, अक्सर ह्यूमिलिएशन से ही पैदा होता है। लेसन 2, स्ट्रैटेजी बीट्स नंबर्स। बुडिका के पास 2,30,000 लोग थे, पॉलिनस के पास 10,000। फिर भी बुडिका हारी, क्योंकि बुडिका के पास गुस्सा था, लेकिन प्लान नहीं था। वो इमोशन में बह गई। वैगन्स को पीछे खड़ा करना। जिंदगी में बड़ा बनना है तो सिर्फ जोश काफी नहीं है, होश चाहिए। इमोशन तुम्हें शुरुआत देता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। लेसन 3, द लेगेसी ऑफ रेजिस्टेंस। बुडिका हार गई, लेकिन वो सिंबल बन गई। आज लंदन में वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास बुडिका का एक विशाल स्टैचू है। वो रथ पर खड़ी है, हाथ में भाला है। रोम का नामो निशान मिट गया, लेकिन बुडिका आज भी लंदन के दिल में खड़ी है, क्योंकि इट इज बेटर टू डाई ऑन योर फीट देन टू लिव ऑन योर नीज। घुटनों पर जीने से बेहतर है पैरों पर मरना। दोस्तों, ये थी कहानी उस औरत की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर की नींव हिला दी थी। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया, अगर आपने महसूस किया उस आग की तपिश को, तो सब्सक्राइब कीजिए शून्य पॉडकास्ट को। हमने बात की बुडिका की। नेक्स्ट वीडियो में किस पर बात करें, कमेंट में बताना। तब के लिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, और कभी कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। जय हिंद।